हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक के बारे में, जो कि है साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचें, इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। वीडियो को अंत तक के देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे 19th सेंचुरी के पहले, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह कुछ नहीं रहते थे और मेजर कॉज ऑफ डेथ थी इन्फेक्शन, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हर तरह का इन्फेक्शन जो है ब्रेन, किडनी, स्किन, लीवर, लंग्स, इससे काफ़ी सारे डेथ होते थे। फिर मेजर डिस्कवरी होती है एंटीबायोटिक की इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट द्वारा, जिसमें फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया जाता है। उसका नाम है पेनिसिलिन और उसके इस काम के लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिलता है, क्योंकि उस डिस्कवरी के बाद से काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होते हैं और डेथ रेट जो इन्फेक्शन का सबसे रॉकेट था, सबसे स्काई रॉकेट था, वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है और ये एक काफ़ी मेजर डिस्कवरी मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए, प्री एंटीबायोटिक एरा और पोस्ट एंटीबायोटिक एरा का कंपैरिजन, जिसमें एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस होने के बाद कैसे मोर्टेलिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है 1941 के बाद। इसके अलावा कितना डेथ रेट, ऑलमोस्ट 35% का डिफरेंस है, डेथ रेट अपने आप कम होते जाता है। तो यही इंपॉर्टेंस है एंटीबायोटिक्स की। तो ये था पावर ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि कुछ सालों तक के चलता है और 50 ईयर्स के बाद एक और ट्विस्ट आता है और ये पावर धीरे धीरे लूज होने लगता है और नई प्रॉब्लम आती है, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक चिंता का विषय है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है और उसके हिसाब से, उनके आंकड़ों के हिसाब से 2050 तक के ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बनने वाला है। तो उससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस और अलर्ट जारी किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि ये प्रमाण ना बढ़े। तो ये जो चीज़ है वो वेस्टर्न कंट्रीज तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये फॉलो नहीं हो रहा है। इंडिया में तो और ही हालत ख़राब है हो रहा है। और इंडिया का जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट डेटा के हिसाब से 39 मिलियन डेथ्स एस्टिमेटेड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन बाय 2050। हर साल लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख एनुअल डेथ हो रही है। ये लैंसेट्स की स्टडी है। इस डेथ के वजह से, क्योंकि जैसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो डेफिनेटली ये हाई कॉस्टिंग बिहेवियर, मतलब हॉस्पिटल में स्टे बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा और $100 ट्रिलियन का लॉस है इस चक्कर में। तो ये चार्ट में मैंने दिखाया है कि जो देखेंगे काफ़ी सारे कंट्रीज में इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मामले में। आप देखेंगे इंडिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना, फिर तुर्की, ब्राज़ील। तो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है इसमें, ज़्यादातर एशियन कंट्रीज और बाकी के कंट्रीज हैं जो अनडेवलप्ड है। इसके अलावा ये भी दूसरा चार्ट है जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, जिसमें जो मिस यूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, वो सिफेलोस्पोरिन नाम के जनरेशन एंटीबायोटिक्स। इसके बाद है इमिडाजोल्स, उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उसके बाद बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। तो ये हिसाब से उनका मिसयूज और ओवर यूज होते जा रहा है। तो क्यों ऐसे हो रहा है इंडिया में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? तो नंबर 1 रीजंस है लैक ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हर जगह पे इतनी फास्ट अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट्स इतने फास्ट नहीं आते हैं। इसकी वजह से अ, अ, बगैर इन्वेस्टिगेशंस के ही एंटीबायोटिक लिखा जा रहा है। नंबर 2, पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस। पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको ये लगता है कि एंटीबायोटिक से मेरा बच्चा जल्दी रिकवर होगा, इसलिए फटाफट वो डॉक्टर को प्रेशराइज करते हैं एंटीबायोटिक लिखने के लिए। नंबर 3, फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस। काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज भी फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डॉक्टर्स को और एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए, तो वो भी एक रीज़न है। नंबर 4, ओवर द काउंटर सेल्स। इजीली अवेलेबल है, हर कोई फार्मासिस्ट के पास जाता है और इजीली अवेलेबल है, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इंकरेज करते हैं फार्मासिस्ट कि आप ये एंटीबायोटिक ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए। नंबर 5, काफ़ी सारे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी नोइंग प्रॉपर नॉलेज कब एंटीबायोटिक डिस्पेंस किया जाए, तो वो भी ऐसे ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और नंबर 7, इनकम्प्लीट सर्वेलेंस। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इजीली एंटीबायोटिक हर घर, हर जगह, हर मेडिकल में अवेलेबल है और उसको डिस्पेंस करा जा रहा है। के अलावा लास्टली 8 नंबर, सिस्टमिक इश्यूज। पुअर सैनिटेशन है, इजीली ट्रांसमिटेबल, वीक गवर्नेंस,
और लिमिटेड एक्सेस टू द क्लीन वाटर, ये भी इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है, ये भी रीजन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का। नाइन्थ रीजन है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज एनिमल्स में भी हो जा रहा है। एनिमल्स में भी काफ़ी सारा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसके वजह से जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, और वो चीज़ें इंसानों में भी स्प्रेड हो रही है, और जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे 9 रीजंस हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है? जब हम फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्ट्रांगली काम करता है, लेकिन वही एंटीबायोटिक बार बार यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, जरूरत ना होने के बाद भी यूज करते हैं, इसके अलावा इनएडिक्वेट डोजेस, बताए हुए डोजेस को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वही एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट बेअसर होना चालू होता है, और वहीं बैक्टीरिया भी अपने आप को म्यूटेट करके स्ट्रॉन्ग पावर दिखाता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इस तरह धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होते जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंसानों में? तो सबसे पहला तो जैसे अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही है, तो वो बैक्टीरिया आपके हेल्थ को और एडवर्स और सीरियस बना सकता है, और डेथ के भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ जाता है, तो कॉस्टिंग, मतलब हॉस्पिटल स्टे बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स नए नए जनरेट नहीं हो रहे हैं, जितना बैक्टीरिया रेजिस्टेंस वाले आ रहे हैं उतने एंटीबायोटिक्स उतने जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो मिस बैलेंस है, उसी के वजह से ये एक चिंताजनक प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट और गाइडलाइंस जारी किए। तो क्या क्या गाइडलाइंस और अलर्ट जारी किया है वो है इम्पोर्टेंट। सबसे पहला तो डायग्नोस्टिक टूल्स नंबर 1, जिसमें फटाफट इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसके रिजल्ट्स जल्दी जल्दी आ जाए, तो उसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा फटाफट एंटीबायोटिक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नंबर 2 है थोड़े से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए। सेल पे एंटीबायोटिक सेल इजीली काउंटर पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जो कि स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी हो रहा है, जिसमें फार्मासिस्ट अलाउड नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक देने के लिए। वो इंडिया में भी लागू होना चाहिए। नंबर 3, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगाना चाहिए, पब्लिक को भी एडुकेट करना चाहिए, पेशेंट्स को एडुकेट करना चाहिए कि प्रेशराइज ना करें डॉक्टर्स को, और इजीली एंटीबायोटिक्स पे रिलाय ना रखें, थोड़ा सा डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें, उनका उनका काम उनके हिसाब से करने दें। ये अवेयरनेस हमें फैलाना होगा, सबको समझाना होगा मीडिया के थ्रू। इसके अलावा जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं हेल्थ में, उनको ट्रेनिंग देनी होगी कब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें, कब नहीं करना, कब अवॉइड करना। इसके अलावा गवर्नेंस भी स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी इस पर काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और बना के। इसी तरह से हम बचा सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में स्पेशली, उसको हम रोक सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड मेन 2 बीमारियां जो है वो नंबर 1 पे है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नंबर 2 पे है कैंसर। तो ये 2 बीमारियां 2050 तक के बढ़ने वाली है। अगर आज हमने ये स्टेप्स नहीं लिए तो नंबर 1 पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहेगा। आपके बच्चे में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो, इसलिए इजीली अवेलेबल काउंटर पे जो एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, या फिर अगर आप खुद से जाके लेते हैं या प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर को, तो वो अवॉइड कीजिए, वो चीज़ें मत करें, ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहें और आपके बॉडी और आपके बच्चों के बॉडी में ये प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप ये कंसेप्ट पूरा डिटेल जो आपको मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।